हे गाइस, माय नेम इज़ गुरशरण। पब्लिक हाउस चैनल के लिए मैं फिर से बहुत दिनों के बाद आया हूँ एपिसोड द गेम ऑफ द मर्डर शो का एपिसोड 3 लेके। पहली बात तो मैं आप सब सब्सक्राइबर से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मेरे साथ कुछ सिचुएशंस ही ऐसी हो गई थी कि मैं शो की तरफ ध्यान देना छोड़ गया था। लेकिन अब मैं शो की तरफ जब तक मैं हूँ तब तक मैं ध्यान दूंगा। लेकिन हो सकता है कि थोड़ी और सिचुएशंस क्रिएट हो जाएं तो शायद शो लीव भी करना पड़ता है। लेकिन जब तक मैं हूँ तब तक मैं शो को करूँगा। एटलीस्ट 24-25 एपिसोड इस शो के हो जाएंगे और इन 24-25 एपिसोड्स में अगर शो फुल हो जाए, क्योंकि नॉवल है ना, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ इसका एपिसोड 3। देखते हैं एपिसोड 3 में क्या होता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें प्लीज़। और शेयर तो इतनी कर दें कि कम से कम लोग इस तरीके का शो या दुनिया में ये भी हो सकता है, ऐसे कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं। इंसान अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी अपना मोहरा बना सकता है। जैसे इसमें एक मोहरा है, एक आदमखोर इंसान। अभी तक यही नहीं पता चला कि वो है कौन। एक मिस्ट्री टाइप बना हुआ है, रहस्य बना हुआ है। तो क्या होगा मार्गोस के साथ, आइए देखते हैं। करीब 5 मिनट के बाद हम लोग बेहोशी से जागे। बेहोशी से जागते ही सत्या ने इधर उधर देखा और सामने ही नजर पड़ी उसकी, जैसे कोई उसकी तरफ आ रहा हो, कोई हैंडसम सा इंसान। उसके हाथ में एक ट्रैंकुलाइजर गन थी और वो हमारी तरफ ही आ रहा था। हमने तुरंत उठ के अपने गन्स टारगेट उसकी तरफ तान दिए। हमें लगा कि वो शायद कोई है दुश्मन की तरफ से, लेकिन ना ही वो डरा और चुपचाप हमारे सामने आके खड़ा हो गया। बोला, इंस्पेक्टर सत्य, हमसे डरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं यहाँ का फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। मैं आपको कॉल कर ही रहा था कि तभी अचानक मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली मैसेज के थ्रू कि आखिर यहाँ पे आप इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। इन्वेस्टिगेशन करने आया है। मैं तुरंत ही आपको ढूंढता हुआ यहाँ चला आया। पीछे फॉरेस्ट के सेकंड एंट्रेंस गेट की तरफ से मैंने देखा कि आपके चलने फिरने के निशान हैं। और एसीपी जी, आपका फ़ोन वहाँ गिर गया था एक्चुअली लड़ते हुए। ये देखिए। थैंक यू सर। तो क्या लगता है फॉरेस्ट ऑफिसर, आपका नाम क्या बोले तो ये बताइए। हाँ जी, एक्चुअली मेरा नाम इंस्पेक्टर अजय है और ऑफिसर अजय है मेरा नाम। और यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से फॉरेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को लगा रखा था, लेकिन यहाँ के एजेंसी के सारे ऑफिसर्स मारे गए। उन्हें खुद को ही नहीं पता चला कि ये मिस्ट्री पर्सन है कौन। तो सर, आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं सर कि आप ही एक लास्ट उम्मीद बचें। अगर आप इन्वेस्टिगेट कर दें इस केस को तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग उसे ढूंढने ही आए हैं और इसके पीछे है कौन ये पता लगाने। अक्सर ऐसे आदमखोर इंसान को इंसान ही कोऑपरेट करता है, इंसान ही कंट्रोल करता है। तो जाहिर सी बात है, इसे भी इंसान ही कंट्रोल कर रहा होगा अपने स्वार्थ के लिए। क्या आप हमें इस फॉरेस्ट का चप्पा चप्पा दिखा सकते हैं? हो सकता है हमें कुछ मिल जाए।
सो अपनी फॉरेस्ट टीम बुला लो, हम लोग अलग अलग दिशाओं में जाएंगे। सो अपना काम करने सब अलग अलग दिशा में जाते हैं। इधर सत्या की टीम करीब 15 मिनट तक चलती रहती है। तभी अचानक उस वॉइस सी कुछ चीखने की आवाज़ आती है, बड़ी अजीब सी चीखने की आवाज़, चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज़। वो तुरंत वहाँ गया, देखा तो एक अजीब से छोटे से कमरे में एक लड़की बुरी तरीके से चीख रही है। उसका एंट्रेंस गेट देखा तो बंद था। सत्या ने अपनी टीम मेंबर से कहा, ऐसा करो शरद, गेट तोड़ दो जल्दी। हम लोग अंदर घुसे तो हालत बड़ी अजीब थी और उस लड़की को बड़ी अजीब सी हालत में देखा हमने। आसपास इलेक्ट्रिसिटी की तारें बिछा रखी थी और बीच में बॉम्ब। ज़रा सी हिलेगी तो शायद इलेक्ट्रिसिटी से बॉम्ब अटैच था और माय गॉड, ज़रा सी हिले तो ब्लास्ट हो सकता था। ये टाइम बम तो नहीं है, ये माय गॉड, इसका डिफ्यूज़ आइडिया क्या होगा? डिफ्यूज़ आइडिया काम करते हैं, शहर की सारी बिजली दौड़ा देते हैं, देखते हैं क्या होता है। शरद, नयन, तुम ऐसा करो, शहर की सारी बिजली दौड़ा दो, इन द सेंस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कॉल करके बोल दो प्लीज़। 15 मिनट के लिए सारी बिजली दौड़ा दी गई, लेकिन दौड़ा देने के बाद भी बम रुका नहीं, बल्कि उसके बीप्स और तेज हो गई और इस बार टाइमिंग दिखाने लग गया 15 मिनट। माय गॉड, हमें डिफ्यूज़ करना पड़ेगा। एक काम करो, बम स्क्वाड्स को बुला लो, देखते हैं। तुरंत 5 मिनट के अंदर बॉम्ब स्क्वाड्स उस नंबर को इंस्पेक्टर के नंबर को ट्रैक करते हुए वहां पहुंचा। पहले बॉम्ब की हालत देखी। बॉम्ब की हालत कुछ ऐसी थी कि वायर भी बड़े अजीब से तरीके से कनेक्ट कर रखे थे। एक ब्लू, एक रेड और एक ब्लू रेड एक साथ जाती हुई तारों में से कोई एक तार काटनी थी। वाइट येलो वायर के बीच में के नीचे से जाती हुई दोनों वायर्स। 50-50 का चांस है, बताओ क्या करें? आप बताओ ना कि कौन सी तार काटने पर ये डिफ्यूज हो सकता है? दोनों काट देते हैं। नहीं छोड़ो, कोई रास्ता नहीं है, शरद ने कहा और चुपचाप बम को उखाड़ के वहां से ले गया और भागता हुआ किसी खुली जगह में आ गया। फॉरेस्ट की किसी खुली जगह में सामने ही एक नदी बह रही थी। हवा में उछालते हुए उसने बम को तुरंत बिल्कुल टाइम पे फेंक के मारा और वो बम हवा में कहीं ब्लास्ट होके वहीं रह गया। अच्छा हुआ आग फैली नहीं, क्योंकि हवा नहीं थी और जगह खुली थी। बॉम्ब्स को जितनी तंग जगह में लगाओगे उतना ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। ये बात हमने सीख रखी थी, इसलिए शरद ने बॉम्ब उखाड़ के वहाँ फेंका और टाइम पे ब्लास्ट हो गया। तुरंत भागता हुआ शरद वहाँ पहुंचा अपने ऑफिसर्स के पास। क्या हुआ, कुछ हुआ? बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था, लेकिन खुली जगह के कारण कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया और वैसे भी बॉम्ब पावरफुल नहीं था। एक काम करो, इस लड़की का नाम पूछो और पता करो कौन है। लड़की से नाम पूछने पर पता चला कि उसका नाम जिया है और वो एक ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। वो भी एक आदमखोर के पीछे पड़ी है। ये आदमखोर रोड पे आके सबके मर्डर कर रहा है। अजीब सी बात यह है कि ऐसा ही आदमखोर एक सिटी है ग्वालियर, वहाँ के फॉरेस्ट में भी पाया गया है सेम आदमखोर, जैसे इनकी कोई गैंग और फैला रखी हो। क्या? सेम आदमखोर? हाँ सर, मैं वहीं से आई हूँ सर। मुझे किडनैप करने वाला वही इंसान था। मैंने
बहुत लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो एटलीस्ट बहुत पावरफुल था। मुझे पता नहीं क्या कैसा धुआं छोड़कर मुझे उसने बेहोश कर दिया। और देखा तो मैं बॉम्ब्स लगे हुए थे। सर इससे पता चलता है कि उस आदमखोर को कोई और कंट्रोल कर रहा है सर, कोई इंसान, हम में से कोई। मैंने जिया का मैसेजेस पढ़वाए, ये देखिए, इससे भी यही पता चलता है कि इस आदमखोर को कोई और कंट्रोल कर रहा है। ये क्यों इत्तेफाक की बात नहीं है। हमने बहुत कोशिश की इस आदमखोर को पकड़ने की, बट एटलीस्ट पकड़ में नहीं आ रहा है। हमने भी बहुत फाइट की उससे, घायल भी हो गए थे, चोट भी काफ़ी लगी है, लेकिन हमें भी ऐसा ही कुछ हुआ, हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ जैसा आपके साथ कुछ हुआ था। एक काम करते हैं, यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर्स की टीम को बुला तो लिया और रात तक रुकते हैं, देखते हैं वो रिएक्शन क्या देता है। ठीक है सर। और ग्वालियर की पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, अपने जितने भी फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, अपनी फॉरेस्ट्स हैं, उनके सारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स को हर एक जंगल में फॉरेस्ट में तैनात कर दो ताकि दिक्कत ना हो पाए। और एक पुलिस फोर्स भी और एक स्पेशल मार्गोस फोर्स भी। हम लोगों ने ये पूरा प्रबंध कर लिया था कि आखिर आदमखोर है कैसे, ये कैसे पैदा हुए, आखिर है क्या। रात हो गई थी, फिर से हम लोग तैनात थे, इधर उधर फैल गए थे। सुबह सुबह वही मिले थे जहाँ पे हम लोगों ने मिलना था। सुबह से लेके शाम तक जंगल फॉरेस्ट में रहे। फॉरेस्ट में वैसे भी रहना था रात को, तो फिर से एक एंट्रेंस गेट और एग्जिट गेट पे हो गए, एग्जिट प्लेस पे हो गए। कहीं ना कहीं से तो आएगा ही हो। इधर सत्या की टीम, स्मॉलेस्ट टीम खड़ी ही हुई थी कि तभी अचानक से उन्होंने ध्यान नहीं दिया और जोर से उनकी तरफ एक पत्थर उछल के गिरा। उस तरफ ध्यान से देखा तो वही आदमखोर और खौफनाक शक्ल लिए खड़ा हुआ था। ये कौन है? वही है सर, पत्थर फेंक रहा है, पागल लग रहा है मेरे को। भाई आदमखोर है तो कुछ भी कर सकता है। एक काम करो, अपनी ट्रैंकुलाइजर्स गन और अपनी गन्स तैनात रखो, कभी भी एक्शन करता है ट्रैक शूट कर देना। फिर से उसने एक बार पत्थर फेंक के मारने ही लगा था कि शरद ने गोली चलाई। उसकी गोली लगी ज़रूर, लेकिन वही बात, असर कोई नहीं हुआ। इन जैसे इंसानों पे ट्रैंकुलाइजर गन भी शायद असर कर सकती है। शूट करो। ट्रैंकुलाइजर शॉट से भी उसे कोई भी असर नहीं हुआ। अब उसकी बारी थी। फिर से एक तरीके से वो बुरी तरीके से हमें बुरी तरीके से मारने लगा। हाथ पैर की लड़ाई बुरी तरीके से चलने लगी। वो एक का हम 10 जाने थे और 10 जानों में भी 10 जानों के बराबर की ताकत नहीं थी, और वो अकेला होकर भी 10 जानों की ताकत रख रहा था। हमें एक एक करके दूर दूर फेंक के मार रहा था। हमने क्या सोचा, हम पहले भागे, पूरी तरीके से भागते रहे 15 मिनट तक। हम लोग जैसे ही भागते भागते एक तंग सी जगह पे पहुंचे और उसने हम पे फिर से अटैक किया। एक एक करके रैप्टे बजाने लगे उसके मुंह पे, और कोशिश करने लगे हम लोग कि हम लोग बहुत देर तक होश में रहे। जैसे जैसे वो अटैक करता जाता, अटैक्स का जवाब अटैक्स में होता। लात घूंसों से फाइट चल रही थी बुरी तरीके से। स्टोन उठा उठा के मार रहा था और हमारे सर पे वो बुरी तरीके से लग रहे थे।
इसका एक ही हल है, किसी न किसी तरीके से बेहोश करना होगा। कहते हैं ना, लोहे को लोहा मारता है। एक काम करो, फैल जाओ, कहीं ना जान पाए, कहीं जाना पाए। इधर उधर हम लोग फैल गए, जिधर जिधर जाता उधर से पत्थर बरसते। इसने पहना क्या हुआ यार? 50 लोगों की फॉरेस्ट ऑफिसर्स टीम, और उसे घर तक पहुंच लिया। चेक किया तो वो आदमखोर इंसान पर क्यों असर नहीं हो रहा था, सब कुछ समझ में आ गया। वो आदमखोर इंसान बुलेट प्रूफ, वाटर प्रूफ कवर में लिपटा हुआ था। एक ऐसा कवर जो शायद आयरन का बना हुआ था। ओह माय गॉड, उतारो उसे। उसने बहुत कोशिश की कि वो मतलब छूट जाए, लेकिन वो छोड़ नहीं पाया। आखिर चल क्या रहा है इस फॉरेस्ट में? तभी अचानक से सत्या का फोन मिला। हेलो, ये तो नकली है बेटा, असली तो तुम पर अभी अटैक करेगा ही। कौन बोल रहा है भाई तू? ये बता, खुद सामने क्यों नहीं आ रहा है? मोहरों को क्यों भेज रहा है बे? मैंने कहा ना, द गेम ऑफ द मर्डर चल रहा है ये। अभी तक जिसने मर्डर किए वो पेलन मैन तो अभी आया ही नहीं। ये तो नकली था। मैं जानता था कि तुम लोग बहुत आसानी से पकड़ लोगे, इसलिए मैंने उसकी जगह इसे भेजा था। फोन काट के, शरद कोई फायदा नहीं है, ये नकली है। अभी हम लोग वहां से निकलने लगे थे कि तभी अचानक से चारों तरफ से हम पर गन शॉट्स बरसने लगे। नकाब पहने चेहरे हमारे तरफ आ रहे थे। गन्स लिए हम लोगों ने तुरंत गन्स का सहारा लेकर उन पे अटैक कर दिया। अचानक से धीरे धीरे हमारी लड़ाई पूरी तरीके से झपट्टों में बदल गई। गन्स शॉट खत्म हो चुके थे दोनों तरफ से। हम लोगों ने एक दूसरे को जमकर मारपीट की, और मारपीट करने के बाद सबके सब एक बार फिर से बेहोश हो गए। चल क्या रहा है ये सब? कुछ घंटों बाद सुबह हो जानी थी। सुबह हुई तो हम लोग एक अननोन सी जगह पे थे, अनजान सी जगह पे, जो बहुत ही अजीब सी बिल्डिंग थी, जहाँ पे हमें किसी ने बांध के रखा हुआ था। हमने आसपास नज़र दौड़ाई, बिल्डिंग नहीं। हमने गौर से देखा तो हम लोग पानी की टंकी में बंद थे, सब के सब एक साथ। हमने पानी की तरफ और पानी के नीचे ध्यान से देखा। हम लोगों टंकी इतनी बड़ी थी कि हम लोग लंबाई के हिसाब से उसमें छोटे पड़ रहे थे, और हमें बीच में एक ऐसी कुंडी से बांध रखा था कि जिसके ज़रिए हम लोग ना नीचे जा सकते थे पानी में, और तैर के ऊपर आ सकते थे, और ना ही ऊपर से नीचे से ऊपर आ सकते थे, क्योंकि ऊपर हमारे बॉम्ब लगे हुए थे। ज़रा सा हिलने पर बॉम्ब ब्लास्ट हो सकते थे। टाइमिंग चल रहा था। और नीचे थी पानी के अंदर लगी हुई इलेक्ट्रिक वायर्स, जिसमें थोड़ा सा पानी था, जिसको हम लोगों ने छूते ही मर जाना था, क्योंकि पूरे पानी में करंट ऐसे दौड़ रहा था जैसे पता नहीं क्या दौड़ता है। माय गॉड। शरद, कोशिश करो कि इन बॉम्ब्स को किसी तरीके से डिफ्यूज कर पाए। सर, हम लोग हिल भी नहीं पाएंगे। ये देखिए सर, ये देखिए, हल्का सा हिलने पर सर हम लोग मर सकते हैं सर। तो मर जाने देते हैं।
चलो, हम लोगों ने बहुत सारे लोगों की जान बचानी है अभिजीत, सॉरी शरद, जल्दी। तभी अचानक से हमारा जेब में पड़ा हुआ किसी एक का मोबाइल बजता है। हाथ हमारे खुले थे, सो मोबाइल उठाया जा सकता था। फोन उठाया तो तुम में से एक ऐसा ऑफिसर है जो बम डिफ्यूज कर सकता है, लेकिन उसको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये भी तो जानना है भाई कि वो ऑफिसर है कौन। ये है तुम्हारी मौत का खेल, द गेम ऑफ द मर्डर। बहुत शौक था ना इंस्पेक्टर सत्या तुम्हें मेरे खिलाफ गवाही देने का, हाँ? लोगों की नजरों में तो मारा गया मैं। बहुत शौक था ना तेरे को कानून का साथ देने का। लोगों की नजरों में तूने मेरा एनकाउंटर कर दिया था, लेकिन मैं आज भी जिंदा हूं। कौन है तू? खुद जान लो। फिर इस सोचते ही फोन कट गया, ये कहते ही फोन कट गया। हम लोगों ने तुरंत उस टंकी से बाहर निकलने का रास्ता निकाला। टंकी बहुत बड़ी थी, तो इतनी बड़ी थी कि इंसान भी पूरा आ सकता था उसमें, पूरा तब भी आधी बच जाए। हम लोगों ने तुरंत एक कुछ चाकू टाइप वहाँ पे लगा हुआ था, जिसे हमने निकाल कर एक रेड वाइट वायर काट दी, जिससे बम धीरे धीरे करके डिफ्यूज हो गया। इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है अभिजीत, सॉरी शरद। निकलो। हम तुरंत धीरे धीरे करते हुए टंकी से बाहर आ गए। टंकी से बाहर भी एक बहुत खतरनाक चीज से हमारा सामना हुआ। टंकी पर एक ऐसी जाल बिछा हुआ था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही थी। अब यहां भी फंसे हुए थे हम लोग। अब वो वायर्स इस इलेक्ट्रिसिटी के एरर से कनेक्ट थी। दोस्तों क्या होगा? क्या वो बच पाएंगे इस खौफनाक फ्लैट से निकलते हुए? क्या निकाल पाएंगे दूसरों को द गेम ऑफ द मर्डर के इस खतरनाक खेल से? क्या होगा देखेंगे अगले एपिसोड।